हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवित प्राणियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम ये पहचानते हैं कि कोई प्राणी जीवित है या नहीं है। और इन लक्षणों में पहला लक्षण होता है पोषण। पोषण यानी अपने शरीर में जो ऊर्जा कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए उसके लिए भोजन ग्रहण करना। ठीक है। श्वसन, श्वसन की प्रक्रिया, जैसे आपको पता है कि हम सभी सांस लेते हैं, तो ये श्वसन की प्रक्रिया जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में बचे हुए भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको बाहर निकालना जो है उत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार से वृद्धि, आप देखेंगे कि जो भी चीज़ जीवित होता है उसमें वृद्धि जरूर होती है। और फिर होता है प्रजनन। तो प्रजनन जो है, जो भी जीवित चीज़ें हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो अपने ही समान संतान उत्पत्ति करते हैं ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे, उनकी पीढ़ी आगे चलती रहे। तो यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो आज हम प्रजनन के बारे में ही विशेष आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, इन दोनों में अंतर यह है कि अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव जो है अपना शरीर दो भागों में बांट लेता है और अपने ही समान एक नया जीव बना लेता है। इस प्रकार की घटना जो है वो सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब जीव जंतुओं में यह क्रिया पाई जाती है। तो चलिए इसका एनिमेशन हम देखते हैं। उसके बाद होता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन वो प्रजनन होता है जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है। नर और मादा के जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन है वो भेड़, बकरी, मनुष्य, जो बड़े कैटेगरी के जानवर हैं, उनमें पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है दो अलग अलग कलर में नर और मादा का हमने क्या बनाया है, एक संकेत बना रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर नर के जो है बॉडी में 2n मतलब यहाँ जो n जो है वो क्रोमोसोम की संख्या से उसका संबंध है। क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें दुगने होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी होती है, 2n लिखा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से मादा के शरीर में भी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो डबल होती है, तो 2n होती है। ठीक है। और नर और मादा जब प्रजनन उनमें होता है तो वो गैमिट्स बनाते हैं। ठीक है। जिनको हम युग्मक कहते हैं, ध्यान दीजिए, युग्मक कहते हैं। तो युग्मक में जो मादा है वो ओवम बनाती है। ठीक है। जिसको अंडाणु कहते हैं। ठीक है। तो अंडाणु में आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम की संख्या है वो पहले उसके बॉडी में दुगनी थी, अब इसमें वो सिंगल हो गई है। ठीक है। मतलब अब 2n से n हो गया है, आधा हो गया है। इसी प्रकार से नर जो है, नर शरीर में जब गैमेट्स बनते हैं तो उनको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है। जिनको हम शुक्राणु भी कहते हैं। तो स्पर्म में आप देखेंगे कि उसके बॉडी से जस्ट हाफ n इसमें हो जाता है। ठीक है। अब ये जो गैमेट्स हैं वो प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। तो जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने से जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट को हम बोलते हैं युग्मनज। ध्यान से सुनेंगे, युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। तो युग्मनज बनता है। तो युग्मनज में क्या होता है, n यहाँ से क्रोमोसोम आ रहे हैं, n वहाँ से क्रोमोसोम आ रहे हैं, और दोनों मिलके डबल हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। ठीक है। और 2n होने के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से हमारा भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। और जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता जाता है तो इस प्रकार से वो आगे उसका विकास होते होते वो एक संतान के रूप में बन जाता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं मनुष्यों में नर एवं मादा जननांग, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनकी संरचना क्या होती है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। मनुष्यों में नर जनन तंत्र,
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मनुष्यों में नर जनन तंत्र के कई भाग होते हैं, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है वृषण, जिसको कि मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इस वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण जो है शरीर से बाहर होता है, यानी उसमें शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, जिसके कारण शुक्राणु उसमें लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी, यहाँ पर देख रहे होंगे, शुक्रवाहिनियों द्वारा आगे बढ़ता है। शुक्रवाहिनियों द्वारा इस तरीके से आगे बढ़ता है और यह एक शुक्राशय नाम की थैली में जाकर खुलता है। इस शुक्राशय नाम की थैली के बगल में 2 और ग्रंथियां होती हैं जो कि प्रोस्टेट ग्रंथियां कहलाती हैं। ये एक सफ़ेद सा लसलसा पदार्थ का स्त्रावण करती हैं जो कि वीर्य का 15 से 20% भाग बनाता है, और इस तरीके से बना हुआ वीर्य इस मार्ग से बाहर की ओर आ जाता है। वृषण जो है एक थैली में बंधा हुआ होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसको मैंने मार्क किया है। इसे हम वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। मनुष्यों में मादा जनन तंत्र। चलिए देखते हैं मनुष्यों में मादा जनन तंत्र की संरचना कैसी होती है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह मनुष्य में मादा जनन तंत्र का चित्र है। मादा जनन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है अंडाणु, जो कि अंडाशय में उपस्थित होता है। ये जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं, और ये गर्भाशय के दोनों तरफ, देखिए गर्भाशय ये वाला स्थान है जो कि नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय के दोनों तरफ एक जोड़ी पाए जाते हैं। अंडाशय के ठीक ऊपर फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब, ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब होता है। गर्भाशय, अब हम समझते हैं गर्भाशय को। गर्भाशय के अंदर आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज आकृति में ऊतकों का और रक्त का एक परत होता है जो कि बनने वाले भ्रूण का पोषण करता है। इसके पश्चात गर्भाशय के निचले हिस्से को हम ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा जो है, ग्रीवा से आगे जाने पर हम यहाँ पर एक संरचना मिल रही है जिसे हम योनि कहते हैं। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब और एक जोड़ी अंडाशय होता है, जो कि जनन के लिए प्रमुख कारक होता है। मादा प्रजनन चक्र या ऋतु स्त्राव चक्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऋतु स्त्राव 12 से 13 वर्ष की लड़कियों में शुरू होता है तथा इसका शुरू होना बाल्यावस्था के अंत को व्यक्त करता है, और इसके प्रारंभ होने के बाद से गर्भधारण हो सकता है। स्त्रियों में माह में केवल एक बार अंडोत्सर्ग होता है। देखिए, अंडोत्सर्ग का मतलब है कि ये जो अंडाशय हैं, ये अंडाशय फूटकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये शुक्राणुओं से मिलते हैं, और शुक्राणुओं से मिलने के बाद उनमें निषेचन होता है। निषेचन के बाद गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है और निषेचित अंडाणु विकसित होकर शिशु बनता है। जब किन्हीं कारणों से अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो भी यह गर्भाशय में स्थापित होता है, और कुछ दिनों बाद मरकर गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली के साथ घाव बनाता हुआ बाहर की ओर आ जाता है, जिसमें 3 से 4 दिनों तक रक्त स्त्राव होता है। इसे ही ऋतु स्त्राव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है। ऋतु स्त्राव के बाद लगभग 9 दिनों के अंदर गर्भाशय की दीवार की मरम्मत हो जाती है। अंडाणु के निषेचित हो जाने के बाद गर्भावस्था तक ऋतु स्त्राव नहीं होता।
गर्भाशय की मरम्मत एस्ट्रोजन हार्मोन के नियंत्रण में होती है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं पुष्पों में नर एवं मादा जनन अंग, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसे कार्य करते हैं, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। पुष्पों में नर एवं मादा जनन अंग, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र एक पुष्प का चित्र है। चलिए इसमें सबसे पहले हम मादा जनन अंगों के बारे में समझते हैं। मादा जनन अंग जो हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं, मादा जनन अंग जो है पूरा स्त्री केसर कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद मादा जनन अंग में सबसे ऊपर की ओर टॉप में होता है स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा गर्दन वाला जो भाग होता है वो कहलाता है स्टाइल या वर्तिका। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है स्त्री जनन तंत्र का, जिसको हम अंडाणु कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अंडाशय है। और ये तीनों भाग मिलकर पुष्पों में स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। पुष्पों में नर जनन अंग, पुष्पों में नर जनन अंग को हम पुंकेसर कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो परागकोश होता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं, दूसरा जो है वो तंतु वाला भाग जो कि फिलामेंट कहलाता है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं जो कि नर जनन तंत्र के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्यों में नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसी प्रकार से परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पौधों में, पुष्पों में निषेचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो एक ही पुष्प के नर अंग और मादा अंग अगर एक ही पुष्प में हैं और वो उनमें परागण हो रहा है, परागण का मतलब होता है पराग कणों का, यहाँ पर से जैसे चित्र में देखिए आप, पराग कणों का पुंकेसर से निकल के स्त्री केसर के ऊपर जाना, ये परागण कहलाता है। अगर ये एक ही पुष्प में हो रहा है तो इसको हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं, तो उनमें जो परागण की क्रिया होती है वो नर पुष्प से जो है परागकण निकल के स्त्री केसर में आते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है नर और मादा अलग अलग फूलों में, तो इसको हम पर परागण की क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं परागण के पश्चात निषेचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसा आप चित्र देख पा रहे होंगे, जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में यहाँ पर जिसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है, इसमें से ये परागकण निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो ये जो है परागकण यहाँ पर से निकलते हैं और ये परागकण जो है स्त्री केसर में, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ये ऊपर का एरिया जो है वर्तिकाग्र है, इस एरिया में आकर वो गिर जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर इनका जो ये जो परागकण हैं वो फूट जाते हैं, ठीक है। और परागकण फूटने के बाद में वो ये जो स्त्री केसर आप देख रहे हैं, इस वर्तिकाग्र के माध्यम से ये वर्तिका में आ जाती है और उसके आगे बढ़ते बढ़ते ये जो है अंडाणु तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब अंडाणु तक पहुंचने के बाद में निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस यहाँ पर जो निषेचन होता है वो हम अगले चित्र में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जो परागकण होते हैं जो फूटने के बाद उनमें से बनते हैं वो नर युग्मक होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो ब्लैक डॉट्स बताए हैं ये परागकणों से निकले हुए नर युग्मक हैं, जबकि ये जो अंडाणु जो होता है यहाँ नीचे में है उसका चित्र ये बड़ा सा हमने बनाया, ये जो छोटा सा ये बड़ा सा इसको हमने बनाया दिखाने के लिए। इस ये जो है मादा युग्मक है, इसमें अंडाणु मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि मादा युग्मक होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से मादा युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक जब मादा युग्मक के पास आते हैं और उनसे मिलते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही बताया था लैंगिक जनन में कि युग्मक मिलके युग्मनज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और यही क्रिया जो है निषेचन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने के बाद में युग्मनज बनता है, ठीक है। ये जो है अंडाणु और ये जो है नर युग्मक दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयित होने के बाद ये युग्मनज बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये युग्मनज जब धीरे धीरे इसका विकास होता है तो ये बीज में बदल जाता है, ठीक है, और बीज में बदलने के बाद में फिर वो एक जब बीज तैयार हो जाता है तो हम उसका जब रोपण करते हैं तो वो एक उसका अंकुरण होता है, ठीक है, और इस प्रकार से एक पौधे का निर्माण होता है।